नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को, लेकिन फटाफट अंदाज में। शुरू करते हैं एक्सप्रेस 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 80 वर्ष के उपलक्ष्य में 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बढ़ता मिडिल क्लास और उससे पैदा मांग ने इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार किया। प्रधानमंत्री ने एक दशक में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना से बदल रही तस्वीर को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आम नागरिक तक हवाई यात्रा की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन क्षेत्र का विस्तार रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए। गणेश पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि गणेश पूजा जैसे पवित्र मौके पर भी कुछ दल राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा ने गणेश पूजा पर विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को लापरवाही भरा बताया और कहा कि शीर्ष अदालत पर निराधार आक्षेप लगाना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। भाजपा ने उस दौर की भी याद दिलाई जब तत्कालीन सीजेआई बालकृष्णन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों का अहंकार है जो सीजेआई की संस्था को राजनीति में घसीटते हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्यागपत्र की पेशकश की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को तैयार है। ममता बनर्जी ने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के काम पर लौटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौजूदा हालात के लिए माफी मांगी। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच बैठक फिर नहीं हो सकी। बैठक को लाइव प्रसारित करने की डॉक्टरों की मांग पर ममता ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए लाइव प्रसारण संभव नहीं। भाजपा ने टीएमसी और कांग्रेस पर अपराध तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये दल अपने लाभ के लिए किसी भी विषय का राजनीतिकरण करने से नहीं चूकते। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई। बैग में बम होने की आशंका के चलते पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। बता दें ये वही जगह है जहां बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय के लिए डॉक्टर्स और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयानों को लेकर भाजपा ने गुरुवार को एक बार फिर से राहुल पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को देश विरोधी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर विवादित बयान देकर बड़े विवाद को जन्म दे दिया। अखिलेश यादव ने अपने बयान में मठाधीशों की तुलना माफियाओं से की। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अखिलेश यादव के बयान को लेकर जहां एक और राजनीति गर्मा गई है तो वहीं संत समाज में भी भारी रोष है। विभिन्न संत महात्माओं ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई और उन्हें धर्म विरोधी बताया। संत समाज ने कहा कि अखिलेश को जनता सबक सिखाएगी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग माफिया की कब्र पर फतीहा पढ़ने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदर्शन के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विभिन्न चरणों के तहत 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का माध्यम बनेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए और छात्रों को स्कूल बैग का वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बनेंगे, जिसमें बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को संसाधनों पर अधिकार होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बंटवारे की राजनीति करने वालों पर हमला करते हुए कहा, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, माफियागिरी करना चाहते हैं, उनको हिलाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बच्चों के साथ क्वालिटी समय यानी कि बहुत अच्छा समय बिताया। इस दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिभाशाली छात्रों के द्वारा बनाए गए इनोवेटिव मॉडल्स को देखा और उसकी सराहना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लासरूम जाकर बच्चों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षक बनकर छात्रों को सफलता के मंत्र भी बताए, जबकि छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। सुल्तानपुर डकैती कांड में गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लूट के मास्टरमाइंड विपिन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेक सिंह, अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह और विनय शुक्ल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 2.25 किलो सोना भी बरामद किया। इसके अलावा 20 किलो चांदी और 47,000 रुपए नगद बरामद किए। मास्टरमाइंड विपिन सिंह के घर मोहनगंज के भवानी नगर से 1 किलो 218 ग्राम सोना भी बरामद हुआ। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में दिन दहाड़े आभूषण व्यवसायी से 1.25 करोड़ के जेवरात गन पॉइंट पर लूट कर 5 बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को ढेर किया, जिसके पास से पिस्टल और चांदी बरामद हुई। पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ कि इस कांड की साजिश रायबरेली जिले के आईटीआई कॉलोनी के कमरा नंबर 404 में रची गई। अमेठी निवासी विपिन सिंह, जो कि लूट का मास्टरमाइंड है, वो अपने साथियों के साथ इसी कमरे में करीब 1 महीने भर रुका था। डकैती के बाद रकम का बंटवारा भी इसी कमरा नंबर 404 में हुआ था। सुल्तानपुर ज्वेलरी लूट केस में आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एसटीएफ प्रमुख और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताया। इन आरोपों का खंडन करते हुए प्रशांत कुमार ने कहा कि अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि मंगेश यादव लूट में शामिल था और पुलिस जो ऑपरेशन करती है वो न्यायिक और कानूनी दायरे के भीतर होता है। शिमला के संजौली में 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हुआ, उसकी आग पूरे प्रदेश में फैलती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर संजौली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने गुरुवार को बाजार बंद रखा। प्रदर्शनकारियों ने शिमला पुलिस अधीक्षक को तुरंत पद से हटाने की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और मस्जिद विवाद में प्रशासनिक लापरवाही को विवाद की वजह बताया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान रोष रैली भी निकाली गई और मस्जिद मामले में न्यायालय से फैसला आने तक मस्जिद को सील करने की भी मांग की गई। वहीं व्यापारी मंडल का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली इस पूरे मामले में निराशाजनक रही। अब विरोध की आग पूरे प्रदेश में फैलती हुई नजर आ रही है। 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कुल्लू, सिरमौर, मंडी और शिमला के सुन्नी में भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। इस बीच सरकार ने मस्जिद विवाद के बाद सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरे समुदाय की बस्तियां जहां भी हैं, उसके आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद विवाद में अगली सुनवाई कोर्ट में होनी है। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम के आयुक्त से भी मुलाकात की। मस्जिद कमेटी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अगर प्रशासन उन्हें आदेश करे तो वो खुद भी मस्जिद का अवैध या विवादित हिस्सा हटाने के लिए या फिर उसे सील करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने शिमला एसपी और उपायुक्त को तलब कर उनसे स्थिति की जानकारी ली।
इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला शहर में गणपति जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया। यह घटना तब हुई जब बदारी कुपालू के भक्त गणेश मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। मंड्या में इस दौरान उपद्रवियों ने कई दुकानों, शोरूम और सड़कों पर खड़े वाहनों को आंख के हवाले कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। मंड्या जिले के नागमंगला शहर में स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्नाटक पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया। इसके अलावा इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। वहीं अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया। इस बीच कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चेलू वराय स्वामी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के मुताबिक हिंसा के सिलसिले में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री एस जी कुमार स्वामी ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक समूह ने जानबूझकर भगवान गणपति की शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक चल रहे भक्तों को निशाना बनाते हुए पत्थर और चप्पलें फेंकी, पेट्रोल बम फोड़े और तलवारें लहराई, वो शहर में शांति और व्यवस्था की असफलता का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। उन्होंने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की चुनाव में एंट्री ने जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल बढ़ा दी। चुनाव प्रचार के लिए बेल से निकले राशिद इंजीनियर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि राशिद को बेल चुनाव के लिए मिली है और उनके लोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने भी राशिद इंजीनियर की पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उनके चुनाव फंडिंग पर शक जाहिर किया। टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर ने घाटी के दोनों क्षेत्रीय दलों के आरोप को नकारते हुए कहा कि पहले भी हराया था, इस चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हारेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी कि स्वीप के तहत पुंछ में छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। हरियाणा में गुरुवार को नामांकन फाइल करने का आखिरी दिन था। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को की जाएगी। नामांकन 16 फरवरी तक वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा में गुरुवार का दिन बेहद गहमागहमी भरा रहा। एक तरफ यह नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था तो वहीं पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी आखिरी वक्त तक घोषित होते रहे। कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी, एएसपी गठबंधन और आप ने गुरुवार को बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से 2 सूची जारी की गई जबकि भाजपा ने अपनी अंतिम सूची जारी की। कांग्रेस हरियाणा के 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि एक सीट भिवानी को सीपीएम के लिए छोड़ दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पानीपत में कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट न दिए जाने से नाराज रोहिता रेवड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को निधन हो गया। वो बीते कुछ दिनों से निमोनिया की वजह से दिल्ली के एम्स में अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राजनीतिज्ञों ने उनके निधन पर शोक जताया।
सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 1440 अंकों की बढ़त के साथ 82,963 के स्तर पर बंद। निफ्टी 470 अंकों की बढ़त के साथ 25,389 के स्तर पर बंद। केंद्र की मोदी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। सोने का भाव 500 रुपए बढ़कर 74,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 6 लाख सीएनजी वाहन बेचने की योजना बना रही है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 25% ज्यादा है। एक रिपोर्ट से सामने आई जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का जीसीसी कैपिटल बनकर उभर रहा है। जीसीसी मार्केट भारत में 2030 तक बढ़कर 99 से 105 अरब डॉलर का हो सकता है। इस दौरान देश में जीसीसी की संख्या बढ़कर 2100 से लेकर 2200 तक पहुंच सकती है। वहीं इनमें कर्मचारियों की संख्या 25 लाख से 28 लाख तक पहुंच सकती है। भारतीय रेलवे का वंदे भारत पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक वंदे भारत ट्रेन ने 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि 54 वंदे भारत ट्रेनों ने 35,428 ट्रिप लगाकर यह मुकाम हासिल किया। भारत सरकार के प्रयासों से रूसी सेना में कार्यरत भारतीयों को लगातार सेवा मुक्त किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद अब तक 35 भारतीय सेवा मुक्त किए जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ व्यापार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच आवश्यक वस्तुएं और अन्य सामान लाने ले जाने वाले ट्रक बगैर किसी रुकावट के आ जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि G2G अनुबंध के तहत 4,000 से ज्यादा भारतीय अब तक इजरायल जा चुके हैं। बता दें कि इसी साल भारतीय कामगारों का एक दल इजरायल के लिए रवाना हुआ था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में 6 बड़े क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए 6 आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि सभी 6 आयोगों द्वारा 1 अक्टूबर से काम शुरू करने की उम्मीद है। साथ ही अगले 3 महीनों में वो काम को पूरा कर लेंगे। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने टेलीविजन पर घोषणा करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के भीतर चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और संविधान समेत प्रमुख 6 क्षेत्रों में सुधार के लिए आयोग के गठन को लेकर कदम बढ़ाया है। रूस यूक्रेन युद्ध की आंख ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि रूसी हमले में रेड क्रॉस के 3 कार्यकर्ता मारे गए। यह हमला दोनेत्स्क क्षेत्र में मोर्चे पर स्थित एक गांव में हुआ। हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हुए। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले में मारे गए लोग मानवीय सहायता कार्यों में जुटे थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी संयुक्त यात्रा पर कीव पहुंचे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर समर्थन का आश्वासन दिया। ब्लिंकन ने रूस पर ईरान से छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त करने का आरोप भी लगाया। दूसरी ओर पिछले काफी समय से यूक्रेन पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मांग रहा है। अब जब रूस को ईरान से हथियार मिलने की बात सामने आई है तो साफ है कि यूक्रेन इस मामले में दबाव डालेगा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमेहाल ने कहा कि अगर हम दुश्मन के सैन्य ठिकानों और हथियारों को नष्ट करने की अनुमति मिलती है हमें, तो ये हमारे देश के लोगों, बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। उत्तर कोरिया ने करीब 2 महीने बाद एक बार फिर छोटी दूरी की मिसाइलों का प्रक्षेपण कर प्रायद्वीप में तनाव को बढ़ा दिया। दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया द्वारा समुद्र की ओर कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी से प्रक्षेपित मिसाइलों को कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच के जल क्षेत्र में गिरने से पहले उड़ता हुआ देखा गया। मिसाइल प्रक्षेपण को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अधिकारियों को जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हालांकि मिसाइल प्रक्षेपण से किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। पिछले दिनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में टाइफून यागी के आने के कुछ दिनों बाद
अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको देखते हुए वियतनाम के बाढ़ प्रभावित थाई गुयेन शहर के निवासियों ने अपने घरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक तूफान की वजह से कम 197 लोग मारे गए हैं, जबकि 128 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और करीब 800 लोग घायल हो गए हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे उत्तरी वियतनाम में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक चावल और नकदी फसलों के खेत जलमग्न हो गए। पाकिस्तान के पेशावर में मंकी पॉक्स वायरस का 5वां मामला सामने आया है। 5वां मामला 33 वर्षीय मरीज के रूप में 7 सितंबर को इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास उपहार भी दिए। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने प्रधानमंत्री को अपने दस्ताने और जर्सी को उपहार के रूप में दिया। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनुभवों को साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी की। पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से की उपस्थिति में इंडियन ऑयल द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया ने पेरिस में मिली सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए लंबी योजना और कड़ी मेहनत का फल बताया। साथ ही उन्होंने 2028 और 2032 के पैरालंपिक के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने की बात कही। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेमर लिएंडर पेस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने भविष्य में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाया। भारतीय टीम ने कोरिया को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ पहले क्वार्टर में 2 गोल देखने को मिला। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारत की प्रतियोगिता में यह लगातार चौथी जीत है। ईशान किशन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1 साल से भी अधिक समय के बाद जोरदार वापसी की है। आपको बता दें कि उन्होंने दलीप ट्रॉफी में भारत सी की तरह से खेलते हुए भारत बी के खिलाफ एक बेहद शानदार शतक लगाया। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन ओपन वर्ग में भारत ने मोरक्को को 4-0 से हरा दिया। वहीं महिला वर्ग में भारत ने जमैका पर 3.50 से सफलता हासिल की। और एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिला अंडर 19 T20 एशिया कप शुरू करने का फैसला किया है। यह निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया गया। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने खुलासा किया कि उनकी डेब्यू से पहले 4 दिन की शूटिंग के बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। ये प्रभास के साथ एक तेलुगु फिल्म थी और इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में धूम मचा दी है। उन्होंने इस बार कुल 7 खिताब अपने नाम किए हैं और इस तरह से अब उनकी झोली में कुल 30 पुरस्कार आ गए हैं। वहीं टेलर के गाने फोर्टनाइट को साल के सर्वश्रेष्ठ वीडियो का भी खिताब मिला है। और एक्सप्रेस 100 की आखिरी खबर,
मशहूर राजस्थानी सूफी लोक गायक मंगे खान ने 49 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मंगे खान राजस्थानी सूफी लोक समूह बाड़मेर बॉयज के मुख्य गायक और हारमोनियम वादक थे। कई सारे पुरस्कार उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते थे। हम ये कह सकते हैं कि कला जगत को एक बड़ी क्षति उनके रूप में हुई है। इसी के साथ ही